नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं द वेरी फेमस प्रखर श्रीवास्तव सर, अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, डीडी न्यूज़ हो, बहुत सारे अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हो, एवरीबडी नोज हिम। सर की बुक हे राम इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स इस वक्त इंडिया में एंड एवरीबडी इज रीडिंग इट। उनकी तारीफ मैं बता नहीं सकती हूँ। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स इन टुडेज टाइम। पिछले कुछ दिनों से जब से महाराष्ट्र इलेक्शन स्टार्ट हुआ है तब से रजाकारों पे बहुत बात हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान में जब योगी आदित्यनाथ ने रजाकारों का मेंशन किया, उसके बाद खुद ओवैसी 15 मिनट की बात फिर से करने लगे हैं। उधर राम भद्राचार्य जी भी इसमें कूद कर पड़े और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आपके वंशज तो रजाकार थे तो उसे मुंह क्यों छुपाना। आज हम उसी मैटर को एक्सप्लोर करेंगे। प्रखर से शायद बहुत सारे लोग जो हमारे साथ नए जुड़े हुए होंगे वो नहीं जानते कि रजाकार कौन थे और ओवैसी का और रजाकारों का क्या लेना देना है जो बार बार उनको रजाकारों के नाम से टॉन्ट किया जाता है। जी। देखिए, रज़ाकार का जो इतिहास है वो एक खास वजह से छुपाया गया, क्योंकि जब रज़ाकारों की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने निकलते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि भारत में, आधुनिक भारत के इतिहास में हिंदुओं का किस तरह से कत्लेआम हुआ है और ये कत्लेआम करने वाले रज़ाकार थे। इसलिए जब रज़ाकारों का इतिहास अगर बताया जाता, हमारी कोर्स की किताबों में बच्चों को बताया जाता, तो मालूम पड़ता कि हिंदुओं का भी कभी-कभी इस देश के अंदर हिंदुओं का भी बहुत नरसंहार हुआ है। और ये लोगों को ना मालूम पड़े, इसलिए रज़ाकारों की कहानियाँ इस देश में क्रूर कहानियाँ छुपा ली गई। तो रज़ाकारों की अगर हम बहुत एक विस्तार में न जाते हैं, संक्षेप में मैं आपको बताऊँ, वैसे ज़्यादातर लोग जान ही गए हैं जिस तरह से बार-बार चर्चा हो रही है, लेकिन फिर भी हैदराबाद जो एक रियासत भारत की जो होती थी, वो एक बहुत बड़ी रियासत थी। उसका आकार जो था यूरोप के कई बड़े देशों से भी बड़ा उसका क्षेत्रफल था और वहाँ पे निज़ाम की सरकार होती थी, वहाँ का नवाब जो होता था, वो निज़ाम होता था। तो 20 के दशक के आसपास वहाँ पर एक पार्टी का गठन होता है, एमआईएम, जो आज ऑल इंडिया एमआईएम, मतलब जो ओवैसी की पार्टी है उसके नाम से जाना जाता है। इसी एमआईएम के साथ जो कार्यकर्ता थे उनके साथ रजाकार भी जुड़े हुए थे। तो रजाकार एक था, मतलब जो मुसलमानों की एक सेना एक तरह से होती थी और ये वॉलंटियर्स टाइप होते थे कि एक संगठन है, उसने अपनी एक सेना बना रखी है, वो उसके पास हथियार भी हैं और वो रजाकारों की जो सेना थी वो बेसिकली हैदराबाद में शरिया कानून यानी इस्लामी कानून स्थापित करने की मांग करती थी और वहां के नवाब पर वो दबाव बनाती थी कि इस्लामी कानून होना चाहिए। वहां की जनसंख्या जो थी हैदराबाद की, वो हिंदुओं की ज्यादा थी, मुसलमानों की कम थी। उसके बाद भी जितने उच्च पद थे, जितनी सरकारी नौकरियां थी, उसमें मुसलमानों को तरजीह दी जाती थी। एक तरह से इस्लामिक शासन की व्यवस्था हैदराबाद में थी और रजाकारों की सेना के दबाव में ही ये सब होता था। तो 1940 में जब पाकिस्तान की मांग ने जोर पकड़ लिया, तब हैदराबाद के अंदर जो रजाकारों की सेना थी, उसके अत्याचार हिंदुओं पर जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे। ऐसा नहीं कि पहले वो अत्याचार नहीं कर रहे थे, लेकिन 40 के दशक की शुरुआत में अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह है कासिम रिजवी नाम का एक रजाकारों का नेता होता है, उसके हाथ में एमआईएम की कमान आ जाती है। जो आज एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी है, उसकी कमान जो कासिम रिजवी के हाथ में आ जाती है, तो कासिम रिजवी बहुत ही कट्टर मानसिकता का और जिहादी मानसिकता का व्यक्ति होता है और वो उसके नेतृत्व में रजाकारों के जो अत्याचार हैं, जुल्म सितम है, वो हद से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हिंदुओं पर जब वो अत्याचार करते हैं, तो हिंदुओं के जो दलित हमारा समुदाय, दलित भाई हैं, इन पर सबसे ज्यादा कहर जो है हैदराबाद में टूटता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये इनका धर्म परिवर्तन करवाया जा सकता है। इसलिए दलितों के गांव की गांव में आग लगा दी जाती थी। अगर दलित लोग, हिंदू दलित अगर धर्मांतरण से मना करते थे, इस्लाम स्वीकार करने से मना करते थे, तो रजाकारों की जो सेना थी वो पूरे की पूरे दलितों के गांव की गांव जला दिया करती थी। और ऐसे ही एक हादसे में जिसका जिक्र आज महाराष्ट्र के चुनावों के अंदर आ रहा है, ऐसे ही एक गांव में जब आग लगाई गई, तो हमारे कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उनके गांव, वो भी दलित परिवार से आते हैं, तो उनके पूरे गांव में आग लगा दी गई थी, जिसमें उनका घर भी शामिल था। और इस हत्याकांड में न केवल मल्लिकार्जुन खड़गे की माता जी, उनकी बहन, उनकी चाची और परिवार के कई सदस्य रजाकारों ने जिंदा जला दिए थे। तो रजाकार इस तरह से आतंक दलितों पर और अन्य हिंदुओं पर मचाते थे। और ये 47 तक आते आते, ये जब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद भी रुका नहीं, क्योंकि हैदराबाद, आपको मालूम होगा, हैदराबाद ने भारत में विलय से इनकार कर दिया था और हैदराबाद अपनी स्वतंत्र देश बनाए रखना चाहता था खुद को, वहां का निजाम। और ये सब कासिम रिजवी और रजाकारों के शह पर हो रहा था। तो उस समय भी बहुत अत्याचार किए गए हिंदुओं पर, तमाम तरह की लूट, हत्या, बलात्कार, सब तरह के लोग रजाकार जितने कर सकते थे इन लोगों ने किया। और आप देख सकते हो, जो अभी आप खुद आप तस्वीर दिखा रही हैं, देखिए रजाकारों का मार्च पास्ट हो रहा है
और ये रजाकारों की जो सेना है, आप इसके हथियार देख सकते हैं। 1947-45 की लाइफ मैगजीन एक अमेरिका की होती थी, उसने तस्वीर ली है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर दिखा रही हो। ये तस्वीर आप 1947 की भारत की आजादी के बाद है, जब कासिम रिजवी ये दबाव बना रहा था कि हम भारत में विलय नहीं होने देंगे, तब ये इस तरह के शक्ति प्रदर्शन हैदराबाद की सड़कों पर ये रजाकार करते थे। तो बहुत ताकतवर थे और इन्होंने बहुत अत्याचार करे। तो अब ये सब छुपा लिया गया, हैदराबाद का विलय हो गया, रजाकार खत्म कर दिए गए, भारतीय सेना ने सब कुछ कर दिया, लेकिन रजाकारों की जो एट्रोसिटीज हैं, जो उन्होंने अत्याचार किए, वो कभी हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि जब ये पढ़ाया जाएगा तो बच्चा अचानक पूछेगा रजाकार कौन थे, तो रजाकार कौन थे ये बताना पड़ेगा। ये रजाकार क्या चाहते थे, तो ये बताना पड़ेगा कि इस्लामी शासन शरिया लागू करना चाहते थे। तो शरिया क्या होता है ये बच्चों को मालूम पड़ेगा। तो बच्चों को हकीकत ना मालूम पड़े, युवाओं को, किशोरों को ये जानकारी ना मालूम पड़े कि क्या हो चुका है हिंदुओं के साथ, इसलिए सब चैप्टर जो है हिस्ट्री से धीरे धीरे करके डिलीट कर दिए गए। जी। सर, आपने कहा कि ये पूरी तरीके से इनके पास फाइनेंसेस थे, वेपन्स थे, हथियार थे। कौन दे रहा था इन्हें? क्योंकि उस वक़्त तो भारत गरीबी से गुज़र रहा था, पाकिस्तान नहीं अलग हो देखिए, चुका था। नहीं देखिए, जो हैदराबाद का जो निजाम था उसको टाइम मैगजीन ने उस जमाने में दुनिया के सबसे अमीर 10 लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। तो हैदराबाद की जो रियासत थी वो मैंने जैसा बताया कि यूरोप की कई बड़ी रियासतों से बड़ी थी। तो उसके बाद बेपनाह खनिज, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और बहुत दक्षिण भारत की सबसे मजबूत रियासत, इस्लामिक रियासत जो थी वो हैदराबाद थी। तो हैदराबाद के पास बेपनाह दौलत थी। मतलब हैदराबाद का निजाम खुद बहुत कंजूसी से रहता था, फटे पुराने कपड़े पहनता था, लेकिन जबरदस्त पैसा था उसके पास। आप उसका ये अंदाजा लगा लीजिए कि जब पाकिस्तान बन गया, अलग देश बन गया और भारत अलग देश बन गया, और हैदराबाद तब तक भारत में और पाकिस्तान कहीं नहीं मिला था, एक अलग देश की तरह रूल कर रहा था, तब हैदराबाद के नवाब ने पाकिस्तान को लोन दिया था। सोचिए, एक व्यक्ति इतना पैसे वाला था, एक रियासत इतनी पैसे वाली थी कि वो एक पाकिस्तान जैसे बड़े देश को कर्ज दे रही थी। और इतना ही नहीं, उसने जो स्वीडन है, स्वीडन जो यूरोपियन कंट्री है, वहां के हथियार बड़े मशहूर होते हैं। उस समय भी वहां पर बड़े आधुनिक हथियार बनाए जाते थे, तो वहां से सीधे हथियार खरीदने की डील कर ली थी। और अभी हाल में आया है, लंदन के एक बैंक में कितना हैदराबाद का पैसा जमा था। दुनिया भर में हैदराबाद के नवाब की संपत्ति फैली हुई थी। तो ये सब जो पैसा था, ये पैसा वो अपनी सेना के साथ साथ वो रजाकारों की सेना पर भी खर्च करता था। तो हैदराबाद के नवाब से जो पैसा मिलता था, उसी से ये रजाकार फलते फूलते थे। ये जो हथियार आपने भी तस्वीरों में देखे, जो वर्दियां देखी, जो इनके पास गाड़ियां थी, यहाँ तक कि टैंक थे इन लोगों के पास। तो ये तक नेहरू को तो ये तक डर लगता था कि अगर हमने हैदराबाद के अंदर अपनी भारतीय सेना भेजी तो हम इतनी आसानी से हैदराबाद पे कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही थी कि ना केवल हैदराबाद की सेना के पास हथियार हैं, बल्कि उसे फाइटर प्लेन तक उस तक पहुंचने वाले हैं यूरोप की कुछ कंट्रीज से। और इस तरह का उसने पूरा टैंक वैंक जमा कर रखे। तो नेहरू को बड़ा डर लगता था, लेकिन सरदार पटेल को भरोसा था कि हम इसको जल्दी कुचल देंगे। हैदराबाद का जो फोड़ा, जिसको कहते थे, फोड़ा कहते थे उसको, वो घाव कहते थे, जो भारत के पेट में एक घाव उगाया है, ये सरदार पटेल के शब्द थे हैदराबाद के बारे में। तो जब ऑपरेशन पोलो शुरू होता है, भारतीय सेना जब दाखिल होती है, तो ये सारे जो जितने हथियार थे और जितने रजाकार थे, 2 लाख लोगों रजाकारों की सेना थी। लेकिन जब आप अन्याय के साथ खड़े रहते हैं और एक तरफ जो सत्य के साथ कोई खड़ा रहता है, तो सत्य की जीत होती है। और वही हुआ इस युद्ध के अंदर। सिर्फ 4 दिन के अंदर ये पूरे रजाकार, हैदराबाद के नवाब की जितनी सेना थी, 4 दिन में ऑपरेशन पोलो चलाया भारतीय सेना ने, और 4 दिनों पे घुटनों पे बैठ के इन्होंने सरेंडर कर दिया था। और कासिम रिजवी भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये इनकी पूरी पैसों और फंडिंग की बात जहां तक है वही है। सर, वल्लभ भाई पटेल जी ने कैसे लोगों को कंट्रोल में किया? मतलब डायरेक्टली आर्मी ने वहाँ पे टेक ओवर किया, या फिर पीछे से कुछ और भी चीज़ें हुई? कुछ ऐसा जो आप देखिए, बड़ी बताना चाहेंगे व्यूअर? बड़ी दिलचस्प बात है ये। जब हैदराबाद को लेकर लगातार ये खबरें आने लगी कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू कर रहा है, पाकिस्तान में अपने दूतावास की स्थापना करना चाहता है और पाकिस्तान हैदराबाद में अपने दूतावास की स्थापना करना चाहता है, तो ये जब संकट बढ़ने लग गया और लगा कि अभी कोई संधि नहीं हो सकती है, और हैदराबाद में हिंदुओं का जो बहुत अत्याचार बढ़ा, तो इतना अत्याचार बढ़ा कि हिंदुओं ने, देखिए बहुत कम लोग जानते हैं ये हमारे साथ, हिंदू शरणार्थियों की जब हम बात करते हैं तो हमें सब यही मालूम रहता है कि पाकिस्तान से हिंदू भागकर पीड़ित होकर भारत में आए, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान हो, चाहे वो पश्चिमी पाकिस्तान हो। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वक्त हैदराबाद रियासत के हिंदू भी भाग भाग के 2 राज्यों में जा रहे थे। तो महाराष्ट्र उनका पड़ोसी राज्य था,
उस समय उसको मुंबई प्रेसिडेंसी कहते थे, वहां पर भाग के आ रहे थे। उस समय मध्य भारत, जिसको आज मध्य प्रदेश कहते हैं, वो उसकी सीमाएं हैदराबाद से लगती थी, वहां पर हिंदू शरण ले रहे थे, क्योंकि इतने अत्याचार रजाकारों के बढ़ गए थे, और ओवैसी की जो पैतृक पार्टी है उसके लोगों के अत्याचार इतने ज्यादा बढ़ गए थे हिंदुओं पर, हिंदू और हिंदू दलितों पर, कि उन्हें भाग भाग के पड़ोसी राज्यों में जाना पड़ रहा था और कैंपों में रहना पड़ रहा था। तो जब लगा कि अब ये ऐसी स्थिति नहीं सुधरेगी, तो सरदार पटेल ने तय किया कि इन पर अब हमें एक तरह से सैनिक कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन नेहरू उसके बहुत खिलाफ थे। नेहरू को एक तो डर था कि हैदराबाद की सेना इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेगी। दूसरा, नेहरू के मन में यह था कि अगर हम एक मुस्लिम शासक को उसमें अगर हम सेना भेजेंगे, तो पूरी दुनिया में जो भारत का जो धर्मनिरपेक्षता के लंबरदार बनते थे, सेक्युलरिज्म की जो माला जपते रहते थे हमारे चाचा नेहरू, तो उनको लगा इससे भारत की छवि को धक्का पहुंचेगा। तीसरा, माउंटबेटन ने उनके दिमाग में भर रखा था कि नहीं, इस तरह से आपको एक मुस्लिम नवाब को इस तरह से भारत में मिलाने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। तो ये, हालांकि उस वक्त माउंटबेटन जा चुके थे, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था, और अपने सी राजगोपालाचारी भारत के तब तक गवर्नर जनरल बन गए थे। लेकिन तब तक वो दिमाग में भर चुके थे नेहरू की, और उसके बाद भी नेहरू लगातार पत्र में माउंटबेटन से सलाह भी ले रहे थे। माउंटबेटन तब तक लंदन में जाके वापस अपने घर पे बस चुके थे। तो उस वक्त सिलेक्टेड वर्क्स और जवाहरलाल नेहरू के अंदर पत्र मिलते हैं, जो नेहरू माउंटबेटन को लिखते थे कि अब हैदराबाद में हमें ये करना पड़ सकता है, इस तरह का दबाव बन रहा है, ये बन रहा है। तो नेहरू नहीं चाहते थे कि हैदराबाद में सेना भेजी जाए। तो जब एक कैबिनेट की बैठक होती है, तो इस कैबिनेट की बैठक के में वीपी मेनन के बारे में बता दूं कि वीपी मेनन भारत के सबसे बड़े जो अंग्रेज जब भारत पर शासन करते थे, और जब भारत को आजाद करने की प्रक्रिया पूरी हुई, तो कोई अगर सबसे बड़ा अधिकारी था अंग्रेजों के समय, तो वो वीपी मेनन थे। और वीपी मेनन ने भारत के आजादी के बाद जो कागजी कार्रवाइयां हुई, उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जो 540 रियासतों का भारत में विलय हुआ, उसमें वीपी मेनन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। कश्मीर के राजा हरि सिंह जब भारत में विलय करते हैं, तो उसमें वीपी मेनन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो वीपी मेनन एक बहुत बड़े अधिकारी थे, और बड़े कुशाग्र बुद्धि के अधिकारी थे। तो उन्होंने अपने संस्मरणों में ये लिखा है कि जब कैबिनेट की बैठक के अंदर सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, सैन्य कार्रवाई होना चाहिए, और नेहरू ने इनकार कर दिया, तो गुस्से में सरदार पटेल कैबिनेट की बैठक छोड़कर, जो कैबिनेट की एक स्पेशल सुरक्षा समिति की बैठक थी, उस बैठक को छोड़कर गुस्से में बाहर निकल गए, और जाके एक रेस्ट रूम बना था, वहां पर जाकर एक आराम करने का कमरा बना हुआ था, उसमें जाके वो लेट गए। तो वीपी मेनन लिखते हैं कि जब सरदार पटेल इतने गुस्से में निकल गए, तो चूंकि मैं रियासती मामलों का सचिव था, तो चूंकि मेरे मंत्री सरदार पटेल होते थे, इसलिए मुझे भी बैठक से वॉकआउट करना पड़ा, क्योंकि मेरे मंत्री ने वॉकआउट कर दिया था बैठक का। तो मैं जब उनके पीछे पीछे गया और उस कमरे में गया जहां पे सरदार पटेल लेटे हुए थे, तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था सरदार पटेल का, और सरदार पटेल गुस्से में चिल्लाए कि ये जवान खुद को समझता क्या है, हमने भी आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया है, हमने भी इस देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई है, क्या वही सब कुछ तय करेगा? तो इस तरह से दोनों के बीच में लड़ाई हुई। जब सी राजगोपालाचारी जो समय के गवर्नर जनरल थे भारत के, तो उन्होंने जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है, तो उन्होंने फिर सरदार पटेल को भी शांत कराया, और नेहरू को भी समझाया कि नहीं, ये भेजना, कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो नेहरू फिर दबाव में आए, क्योंकि जो अत्याचार हो रहे थे, क्योंकि पूरे देश का ये मानना था कि भारत के बीचों बीच कोई लैंडलॉक जगह है, जिसकी कोई सीमा किसी और देश से नहीं मिलती है, वो खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर देगा, हिंदुओं पर अत्याचार करेगा, इतनी तादाद में वहां पे बहुसंख्यक हिंदू हैं, और उनके ऊपर इस तरह से अत्याचार करेगा, तो ये ठीक नहीं है। जन भावना है, जो सेंटिमेंट्स थे, पब्लिक सेंटिमेंट्स, वो भी हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई करने के लिए थे। आखिरकार नेहरू झुके, और फिर सैन्य कार्रवाई की गई, और इस तरह से जो है ऑपरेशन पोलो स्टार्ट होता है सितंबर के दूसरे हफ्ते में 1948 में, और उसके बाद फिर हैदराबाद को आजाद करवा लिया जाता है। तो ये पूरी इस प्रकरण की कहानी है। कहा जाता है सर, नेहरू कहीं चले गए थे, उस मौके का फायदा उठा के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिबरेशन करवाया था, नहीं नहीं, ऑपरेशन ऐसा पोलो कराया। ये गलत जानकारी है। ऐसा नहीं था। नेहरू अच्छा। विरोध करते थे, कि नेहरू का मानना था कि हमें बातचीत के रास्ते से हैदराबाद का विलय करवाना चाहिए। वो बातचीत के रास्ते में भरोसा रखते थे, और सरदार पटेल का मानना था कि हम बातचीत कर चुके, हम पिछले 1.5 साल से, करीब करीब 1 साल से इनसे बातचीत कर रहे हैं, हैदराबाद के नवाब से समझौते भी कर चुके, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा, क्योंकि ये आदमी कासिम रजवी और रजाकारों के दबाव में नवाब काम कर रहा है, सरदार पटेल का मानना था। तो ऐसा नहीं है। नेहरू आखिरी समय तक विरोध करते रहे,
भारतीय सेना के हैदराबाद में दाखिल होने का। लेकिन जब सरदार पटेल ने वॉकआउट कर दिया और स्थितियां बिगड़ने लगी और पब्लिक सेंटीमेंट्स नेहरू को समझ में आ गया, तो मजबूरी में, मतलब उन्होंने कोई अपनी इच्छा से नहीं किया, लेकिन एक राजनीतिक दबाव, अपने सहयोगी सरदार पटेल का दबाव और जनता का दबाव जो था, उसके तहत जो झुंझुना वो जो बजा रहे थे धर्मनिरपेक्षता का नेहरू हैदराबाद के मामले में, वो झुंझुना उन्हें वापस रखना पड़ा और सहमत होना पड़ा कि एक जो है भारतीय सेना को ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद भेजा जाएगा। जी। सर, जानबूझ के मैंने फ़ोटोग्राफ रखी हुई है, किस तरीके से वहाँ की महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था कि वहाँ की महिलाओं ने हथियार उठाने शुरू कर दिए थे। इट वाज़ दैट बैड। सर, यहाँ पर इससे पहले कि मैं ओवैसी वाले पॉइंट पर आऊँ, एक पॉइंट मैं जानना चाहती हूँ और मैं अपने व्यूअर्स के जी। लिए भी उनकी जानकारी के लिए। जब हमारा पार्टीशन हुआ था और जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंदर ये था कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई इलाका हो, तो भारत उस पे क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट है, मतलब कंटीन्यूअस लैंड ही होगा। हुँ, जैसे हुँ। ये कोई हैदराबाद रिटर्न अंदर हो, समझौता नहीं था, ये कोई लिखित समझौता नहीं था, एक सहमति थी इसको लेकर। सहमति। हुँ। हाँ, और इस जिस तरीके से एक तो ये हैदराबाद सेंटर बना रहे थे और उधर कई और भी सेंटर्स को क्लेम कर रहे थे, स्पेशली पाथवे फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टू वेस्ट पाकिस्तान, वो दोनों बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए थे। आई थिंक दैट वाज आल्सो समथिंग देखिए व्हिच वो क्रिएटेड जो लॉट। एक बार-बार गलियारा बनाने की बात आती है कि भारत के बीच में से पाकिस्तान एक गलियारा माँग रहा था कि जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ सके। तो ये जिन्ना ने एक मांग रखी थी। जिन्ना की एक जो बहुत सारी मांगे थी, उनमें से एक मांग थी। लेकिन ये जिन्ना भी जानता था और ये भारत के उस समय के, भले ही वो नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, कोई भी इस बात के लिए सहमत नहीं होता कि अपने बीच में से एक जो है 4 किलोमीटर चौड़ा गलियारा जो है वो आप पाकिस्तान को दे देंगे। तो ये सब इस तरह की बातें जो जब आप बार्गेनिंग टेबल पे होते हैं पॉलिटिकल, जब आप 2 देश आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी मांगे होती हैं, लेकिन इनका कोई आधार नहीं होता और ये मांगे कभी पूरी नहीं हो सकती। हाँ, हैदराबाद को लेकर लगातार जो है वो पाकिस्तान हवा दे रहा था। पाकिस्तान की इच्छा थी कि ठीक है, वो हैदराबाद भले ही पाकिस्तान में उसका विलय ना हो, वो पाकिस्तान का एक राज्य ना बन पाए, लेकिन अगर भारत के बीच में एक अलग से इतना बड़ा अगर राज्य एक बन जाता है, जिसकी जो पूरा जो नवाब है, जो उनके पूरे कंट्रोल में था, जिन्ना के कंट्रोल में, तो वो जिस तरह से आपके साथ अगर एक अलाय के तौर पर जो काम कर रहा था, आपको लोन दे रहा था, आपका एक मित्र था, तो वो भारत के बीचों-बीच अगर आप बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो पाकिस्तान रणनीतिक तौर पर बहुत मजबूत हो जाता है। एक तरफ पाकिस्तान की सीमाएँ पूरी पश्चिमी जो भारत का ऊपरी उत्तर पश्चिम इलाका है, वहां से पूरी सीमाएँ मिल रही हैं। फिर आपका ईस्टर्न बॉर्डर पे पूरा बांग्लादेश बना हुआ है, जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, वो मिला हुआ है। और भारत के बीचों-बीच भी आपने एक अपना एक प्रॉक्सी स्टेट जिसको आप कहते हैं कि हिजबुल्लाह ईरान का एक प्रॉक्सी वो है। तो आपने एक प्रॉक्सी स्टेट अपना बना लिया भारत के बीचों-बीच। तो ये भारत की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक था। क्योंकि लगातार हैदराबाद के नवाब तो यूएन तक पहुंच गया था कि भाई मैं यूनाइटेड नेशन जा रहा हूं और मैं अलग देश की वो कर रहा हूं और मैं अपने संबंध खुद स्थापित करूंगा, मैं अमेरिका में भी दूतावास खोलूंगा, मैं कॉमनवेल्थ में शामिल होकर ब्रिटेन के अंदर ही अपना हाई कमीशन खोलूंगा, पाकिस्तान से अलग राजनयिक संबंध बनाऊंगा, खुद के हथियार खरीदूंगा। तो एक अलग देश की तरफ बिहेव करने लग गया था। तो ये बहुत खतरनाक होता भारत के लिए रणनीतिक तौर पर। तो इसलिए हैदराबाद पर एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया। जी सर। सर, ओवैसी वाला पॉइंट पे आती हूँ, पर उससे पहले एक फोटो दिखा दूंगी। देखिए, वैसे तो बड़ा मना कर रहे थे नेहरू जी, और जब एक्सेशन हुआ तो उसके बाद सबसे पहले फोटो इन्होंने ही खिंचाई। एक्सेशन वाली फोटोग्राफ जो वायरल है काफी ये ज्यादा एक बड़ा इंटरनेट दिलचस्प पे। फोटोग्राफ और है जिसमें नवाब जो है वो हाथ जोड़ के झुक के बिल्कुल 90 डिग्री में झुक के जो सरदार पटेल के सामने खड़ा हुआ है। वही बड़ा जी दिलचस्प जी। फोटोग्राफ है, वो भी आप उसको दिखाइएगा, बड़ा मजेदार फोटोग्राफ है वो। जी, बहुत अच्छी फोटोग्राफ है सर, ये बहुत दिल को सुकून देती है ये वाली फोटो। हाँ, यही वाला ये देखिए। जी अब देखिए कितने सर। कैसे कपड़े पहन के रहता था, ये नवाब था, कहीं से शक्ल से नवाब लग रहा है आपको, लेकिन ये नवाब था, दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में था, बेहद कंजूस प्रवृत्ति का ये आदमी था। और इसका दिमाग जो है उसका बिल्कुल, इसने जो कर रखा था, कासिम रिजवी और रजाकारों ने इसको जो है पूरा अपना अपना एक तरह ब्रेन से वॉश। इसको इसके कहने पे चलता था। जी सर, आज के जो असदुद्दीन ओवैसी है, इनका क्या कनेक्शन है रजाकारों के साथ में? देखिए जैसे मैंने कासिम रिजवी की तो पूरी आपको उसका पूरा रोल बता दिया है। तो जब ऑपरेशन पोलो हुआ, तो कासिम रिजवी जो था वो एमआईएम का अध्यक्ष था, ठीक है। जो आज एमआईएम बन गई, वो कैसे बन गई मैं आपको आगे बताता हूँ। तो एमआईएम का अध्यक्ष था, रजाकारों का मुखिया था। तो जब ऑपरेशन पोलो हुआ, तो भारतीय सेना जब दाखिल हुई, तो 4 दिन में सरेंडर कर दिया इन लोगों ने, सब लोगों ने। तो उसके बाद जब भारत का शासन, भारत में विलय हो गया हैदराबाद का, तो भारत सरकार ने
एमआईएम पे भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये बहुत इसके बड़ा टेंटेड रिकॉर्ड था। और रजाकार पूरी तरह से खत्म कर दिया, रजाकारों पर भी, मिलिशिया जो उनका था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और इस प्रकार से कासिम रिजवी अपने रिश्तेदार के घर में छुपा हुआ था, और वहां से उसको भारतीय सेना ने गिरफ्तार किया और उसको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। और उसके बाद हैदराबाद अपना भारत में विलय हो गया। हैदराबाद आंध्र प्रदेश नाम से एक राज्य बन गया। आंध्र प्रदेश राज्य में चुनाव हो गए, वहां पे मुख्यमंत्री बन गया, और एक स्थिति होती रही। और 10 साल बाद 1957 आता है, जब तक भारत की आजादी को 10 साल हो चुका था, और हैदराबाद का विलय हुए भी 9 साल के ऊपर हो चुके थे। 1957 में ना जाने क्यों नेहरू सरकार ने कासिम रिजवी को रिहा कर दिया। कोई और देश होता जिसके हाथ लाखों हिंदुओं के खून से रंगे हुए थे, जिसने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध किया था, जिसकी सेना ने सेना से युद्ध लड़के भारतीय सैनिकों पर गोलियां चलाई थी, ऐसे गद्दार हिंदू विरोधी कासिम रिजवी को 10 साल बाद नेहरू सरकार ने रिहा कर दिया। और ये शर्त रखी कि ठीक है, अब कासिम रिजवी आप रिहा कर रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान चले जाइएगा। तो कासिम रिजवी के पास समय कम था। वो जब जेल से छूटा तो 3 या 4 दिन का उसके पास समय था। उसके बाद उसे पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए जाना था। तो उसके सामने 2 मसले थे। एक मसला तो ये था कि अपने परिवार को लेकर सकुशल पाकिस्तान चले जाना है। और दूसरा उसके सामने जो उससे बड़ा महत्वपूर्ण मसला ये था कि जो उसकी विरासत है, जो उसकी लिगेसी है, वो किससे सौंपे। लिगेसी के नाम पर क्या था? रजाकार थे। लिगेसी के नाम पर क्या था? एमआईएम पार्टी थी। तो ये कौन संभालेगा उसके जाने के बाद? उसको लेकर एक बहुत बड़ी बैठक हैदराबाद के अंदर कासिम रिजवी के अध्यक्षता के अंदर हुई। तो उसमें ओवैसी साहब के जो दादा थे, वहीदुद्दीन ओवैसी, वो उस बैठक के अंदर मौजूद थे। वो वकील थे, और वकील होने के साथ साथ एक युवा वकील थे, और ठीक ठाक उनका उस वक्त तक नाम हो चुका था। तो कासिम रिजवी और उनके साथियों ने तय किया कि ये जो पार्टी है एमआईएम, इसकी विरासत जो है वो वहीदुद्दीन ओवैसी के हाथ में सौंप देना चाहिए। तो इस प्रकार से वहीदुद्दीन ओवैसी, जो अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी के दादाजान थे, उनको ये पार्टी विरासत में कासिम रिजवी के हाथों एमआईएम पार्टी की कमान मिल गई। अब वहीदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया? वहीदुद्दीन ओवैसी ने कुछ नहीं किया। ये पार्टी ऐसे की ऐसे रख के इसके आगे ऑल इंडिया लगा दिया। तो एमआईएम जो थी वो बन गई AIMIM। बस इतना अंतर। वही सोच रही, वही डीएनए जो उनका था वही रहा, वही सोच थी, वही नफरती एजेंडा था, वही मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम शरिया कानून और हैदराबाद में मुस्लिम वर्चस्व रहे, इसकी राजनीति वो जीवन भर करते रहे। और जो आप अकबरुद्दीन पे आरोप लगा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम देख लेंगे, और वो जेल में गया था। असदुद्दीन ओवैसी पे कई केस इस तरह के भड़काऊ भाषण देने पे लगते रहते हैं। तो कहां से आया? असल में इनको विरासत से मिला है। वहीदुद्दीन ओवैसी पर भी हिंदुओं के खिलाफ आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करना, मुसलमानों को भड़काना, इसके ऊपर एक केस दर्ज हुआ था। और ये करीब करीब 10 महीने से ज्यादा, आई थिंक जहां तक मेरा ख्याल है 11 महीने के आसपास, चंचलगुड़ा एक जेल है, उस जेल के अंदर वहीदुद्दीन ओवैसी को, जो असदुद्दीन ओवैसी के दादा हैं, उनको 11 महीने जेल में रहना पड़ा था, क्योंकि उनने इस तरह के भड़काऊ भाषण को हैदराबाद में, जब एमआईएम को उन्होंने AIMIM बना लिया था, तब वो देते रहते थे। तो ये दोनों भाई जो आगे जहर उगलते रहते हैं, कोई ये ऐसा थोड़ा कि ये उगल रहे, ये तो इनके डीएनए में है। इनके दादा भी यही करते थे, इनके अब्बू भी यही करते थे, अब ये दोनों भाई कर रहे हैं। ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लेना, ये कर देना, वो कर देना, इस तरह की जो भाषा है इनकी। और आपने एक भाषण सुना होगा अकबरुद्दीन का। वो भाषण ये लोग मिटाने की कोशिश करते हैं यूट्यूब से और फेसबुक से और ट्विटर से, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्लिप मिल जाती है। अकबरुद्दीन उसके अंदर खुलेआम बोल रहा है। एक तो 15 मिनट वाला भाषण बड़ा प्रसिद्ध है, ये जिस भाषण का जिक्र कर रहा हूं दूसरा भाषण है। इसमें अकबरुद्दीन साफ साफ बोल रहा है कि हम क्या डरेंगे, हमारे जो सालार थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो सालार थे, उन्होंने हिंदुस्तानी तोपों का मुकाबला किया था। तो आप खुद मानते हो 2020 के बाद आप ये मान रहे हो कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भारतीय सेना से युद्ध लड़ा था। तो कौन सा युद्ध लड़ा था? ऑपरेशन पोलो वाला। कि जब ऑपरेशन पोलो में भारतीय सेना हैदराबाद में दाखिल हुई थी, तो हमारे सालार ने, हमारे पूर्वजों ने भारतीय तोपों का मुकाबला किया था। ये अकबरुद्दीन बोलता है। उसके बाद कोई दुनिया में ये कहे कि नहीं नहीं, ये तो वो रजाकार अलग थे, वो कासिम रिजवी अलग था, उसकी पार्टी एमआईएम अलग थी, ये तो AIMIM है,
तो ये सब झूठ है, ये कवर अप करने की कोशिश है। ये वही MIM है, ये वही रजाकार है, ये उसी लीगेसी को फॉलो करते हैं और खुद अपने भाषणों में हैदराबाद के जो अपनी कम्युनिटी के बीच में रहते हैं तो सीना ठोक ठोक के कहते हैं कि हमने हमारे सालार ने जो है वो भारतीय तोपों का मुकाबला किया था। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए था, जिन लोगों की 1947 में इस देश में कोई जगह नहीं थी, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने उस वक्त भारत के साथ गद्दारी की थी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। जिन लोगों को, जिन गद्दारों को, जिन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए था, हमने उनको हिंदुस्तान में रखा। और आज वो हमें बताते हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसका कितना खून शामिल है हमको मालूम है, हमें मत बताओ। तुम खुद कहते हो कि तुमने भारतीय तोपों का मुकाबला किया है और तुम बताते हो कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तो ये दो मुंहापन ओवैसी बंधुओं का है। ये दिक्कत ये है कि कोई इनको एक्सपोज नहीं करता है, ये सर पर चढ़े जा रहे हैं। इनको कोई बताता नहीं कि भाई तुम एहसान मानो इस देश का कि तुम्हें यहाँ पर रखा हुआ है। तुम जैसे जो लोगों की जगह देश में थी नहीं। तुम तो खुद कहते हो तुम भारतीय सेना का मुकाबला कर रहे थे। अब उसी देश के अंदर तुम विधानसभा में बैठे हुए हो, तुम्हारा बड़ा भाई लोकसभा के अंदर बैठा हुआ है, संविधान की शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेकर जय फिलिस्तीन के नारे लगाता है, भारत माता की जय बोलने से इनकार करता है। और जिस संविधान की शपथ लेकर जिस बाबा साहब अंबेडकर का ये ओवैसी बंधु बार बार नाम लेते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, उनका विचार पढ़ ले। बाबा साहब अंबेडकर का एक बयान है जो उन्होंने 1947 में दिया था, जब इनके अत्याचार दलितों पर हद से ज्यादा बढ़ गए। रजाकारों के, ये जो ओबीसी के जो पूर्वज थे, इनके जब अत्याचार दलितों पे हद से ज्यादा बढ़ गए तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट जारी किया। और उस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था? उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि जो पाकिस्तान में और हैदराबाद में जो दलित फंसे हुए हैं उन्हें भारत आ जाना चाहिए। और दलितों को, ये कुछ दलितों के अंदर ये बुराई आ गई है, ये डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि कुछ दलितों के अंदर ये बुराई आने आ गई है कि वो ये सोचते हैं कि कुछ हिंदुओं ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है तो सारे मुसलमान हमारे दोस्त हैं। तो ये गलतफहमी है, मुसलमान दलितों के दोस्त नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर ने उस बयान में कहा। और वो आगे लिखते हैं अपने बयान में कि दलित मुसलमानों के दोस्त नहीं है, और मुसलमान तो दलितों का साथ चाहता है लेकिन दलितों के साथ को की जब जरूरत होती है तो कभी मुसलमान उनके साथ खड़ा नहीं होता है। डॉक्टर अंबेडकर कोट अनकोट उन्होंने कहा है। और जिसको मेरी बात पे जरा भी शक है 1% भी, वो उठा के संपूर्ण अंबेडकर वांग्मय पढ़ ले, खंड 35 पढ़ ले, उसके अंदर ये बयान छपा है। अब संपूर्ण अंबेडकर वांग्मय क्या है? संपूर्ण अंबेडकर वांग्मय है जिसे भारत सरकार ने छापा है, जिसे कांग्रेस सरकार ने छापा है, कोई बीजेपी ने नहीं छापा उसको। सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय जो है उसने छापा हो संपूर्ण अंबेडकर वांग्मय को। उसके अंदर दर्ज है, उस समय के अखबारों के अंदर ये बयान छपा हुआ है। और उस बयान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो ओवैसी की पार्टी के लिए जो बात डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, वो कहते हैं कि MIM ने दलितों पर बहुत बुरी तरह से अत्याचार करे और दलितों के गांव जलाए। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है ओवैसी की पैतृक पार्टी के लिए। अब ये आके कहते हैं जय संविधान, अब ये लोग कहते हैं जय भीम जय भीम, ये कहते हैं दिन भर बाबा साहब। तो ना दलितों को मालूम है, जो इनकी बातों में आ जाते हैं कुछ चंद लोग, ना इनके समर्थकों को मालूम है, और जो न्यूट्रल है ना उनको मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ये ओवैसी की पार्टी के लिए, पैतृक पार्टी के लिए क्या बोलकर गए। वो दलितों के ऊपर, रजाकारों के अत्याचार पर क्या बोल के गए। उन्होंने क्या कहा कि दलित और मुसलमान कभी दलितों के दोस्त नहीं होते, उस बयान में बोला उन्होंने। जिसको शक है पढ़ ले संपूर्ण अंबेडकर वांग्मय। तो ये इस दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ ये सब चीजें दबा के बस किताबों में छाप के उसके ग्रंथ बना दिए गए, लाइब्रेरी के अंदर रख दिया गया, उसको ना जाके कोई पढ़ता है, ना उसमें कोई चर्चा होती है, ना सरकार चर्चा करना चाहती है, पुरानी सरकारें करना चाहती थी, ना नए लोगों को कोई चिंता है। बस जो है वो जैसा पड़ा हुआ है वो दफन है, दफन कर दो उसको बस खोदो मत। ये मानसिकता उनका ई फॉर्म क्यों नहीं निकाल देते? क्योंकि अगर इन चीजों को ई फॉर्म में निकाल देंगे ना, जैसे बहुत सारे लोग अक्रॉस द वर्ल्ड मौजूद है, ई फॉर्म में भी मौजूद है संपूर्ण। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट पे जाइए, वहां पे डॉक्टर अंबेडकर का जो संपूर्ण वांग्मय है वो हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। अंग्रेजी में वो है अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, उसके नाम से पूरा पड़ा हुआ है, और सरकार की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, PDF फॉर्म में। पता था ये, पढ़ लीजिए। लेकिन भाई कौन पढ़े, और पढ़ भी ले तो बोले तो आदमी उसको बोलता नहीं, ये तो तुम मन से बोल रहे हो। अरे भाई कहां से मन से बोल रहे हैं?
वो छपा हुआ है संपूर्ण वांग्मय में। आप वो अखबारों के अंदर अगले दिन आप टाइम्स ऑफ इंडिया उस वक्त के अखबार निकाल के देख लें, नेहरू मेमोरियल के अंदर जो प्रधानमंत्री मेमोरियल बन गया है, पीएम मेमोरियल, उसके अंदर जाके देख लें, पेपर से मैंने देखे हुए छपे हुए। तो ये सब इस देश में बात नहीं हो रहा करना चाहता किसी की। ये सबको दूसरों का इतिहास, ये जितने लेफ्ट लिबरल कांग्रेसी हैं, ये जो मुस्लिम कट्टरपंथी है, दूसरों का इतिहास बताने बड़ी रुचि है इनकी, कि वीर सावरकर ने कितने पत्र लिखे थे, वीर सावरकर ने तब क्या किया था, उन्होंने एक, अरे तो भैया खुद का इतिहास भी तो निकालो, तुम्हारी तरफ का भी तो इतिहास निकालो, क्या क्या कराया तुमने कांड। ये समस्या है। सर मैं एक चीज जानना चाह रही थी कि नेहरू ने इनको रिहा क्यों किया, कासिम रिजवी को, और पाकिस्तान क्यों जाने दिया? ऐसे बंदे को तो सूली पे लटका देना चाहिए था सीधे सीधे, क्योंकि मैडम आपने बीज बो नेहरू, दिए ना पाकिस्तानियों, जाके वहां से वो वही एक्टिविटी करेगा जो यहाँ कर रहा देखिए वो था। एक्टिविटी तो नहीं कर पाया। मतलब हैरानी की बात है कि जिस कासिम रिजवी ने इतना बड़ा दुर्दांत संगठन बनाया, गिरोह बनाया 2 लाख लोगों का, वो पाकिस्तान में चला गया 57 में। वो पाकिस्तान की सरकार ने बहुत समझदार थी, उसने उसको वहां पे एक्टिव नहीं होने दिया। उसको मालूम था कि यहाँ भी ये इसी तरह की गंदगी फैलाएगा, और वो 1971 में बहुत ही गुमनामी की मौत मर गया। लेकिन जिनको वो पार्टी देकर गया, वो ना केवल वो व्यक्ति सांसद बना, मतलब बड़ा नेता बना, उसका बेटा सांसद बना, उसका पोता सांसद बना, एक पोता विधायक बना, 5-5 बार का, 5-5 बार का सांसद पोते। तो वो जिनको पार्टी देकर गया था, उनका परिवार तो हो गया, वो तो हैदराबाद के नवाब हो गए एक तरह से। वो कासिम रजवी गुलामी की मौत मर गया। अब आपने पूछा छोड़ा क्यों, तो कोई एक छोड़ा कासिम रजवी? कासिम रजवी को तो 10 साल बाद छोड़ा, 10 साल जेल में तो रहा कासिम रजवी, उसके बाद जेल छोड़ा। हालांकि नहीं छोड़ना चाहिए था, जिंदगी भर उसको जो है सड़ाना तो चाहिए था जेल में, या फांसी, उसके गुनाहों की सजा तो सिर्फ फांसी थी। जिस तरह से दलित औरतों के ऊपर उसने अत्याचार किया, दलित बच्चों पे अत्याचार किया, और दलित ही क्यों, पूरे हिंदू कम्युनिटी पे जो उसने अत्याचार किया, वो तो इंसानियत का गुनहगार था, वो तो वॉर क्रिमिनल था। जैसे हिटलर के नाजी सैनिकों को, जो नाजी सेना के अधिकारी थे, उन पे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मुकदमे चला चला के उनको जो फांसी की सजा दी गई, ऐसी सजा कासिम रिजवी डिजर्व करता था, जिसका नाम बड़े गर्व के साथ ओवैसी बंधु लेते हैं। उसको तो सरे चार मीनार के बाहर, जो हैदराबाद का चार मीनार है, उसमें उसको फांसी दे देनी चाहिए थी, उस कासिम रिजवी को। उसको पूछते हैं लोग, तो कासिम रिजवी को 57 में रिहा इसलिए किया क्योंकि नेहरू को दुनिया को दिखाना बहुत जरूरी है। उनको देश में क्या अच्छा होना चाहिए, इससे ज्यादा चिंता ये होती थी, दुनिया मेरा धर्मनिरपेक्षता का रूप देखे, मेरा शांति की जो मैं बात करता हूँ, मैं जो अहिंसा, जो गांधी के सिद्धांतों को लेकर मैं चल रहा हूँ, उसकी बात करता हूँ। वो दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए वो इस तरह के जो है 10 साल बाद उसको छोड़ दिया, पाकिस्तान भेज दिया करते रहे। आपको ऐसे किस्से बताऊंगा मैं आपको। आप दिल्ली के अंदर एक दंगा हुआ था 47 में, भारत की ठीक आजादी के बाद। तो उस समय एक मुस्लिम लीग का जो पार्षद था, उस समय जो वार्ड काउंसलर था दिल्ली में मुस्लिम लीग की तरफ से, मैं उसका नाम अचानक इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अपनी पुस्तक में उसका जिक्र भी किया है। उसको कहते हैं, उसने पाकिस्तान का पहला झंडा उसी ने सिलवाया था मुस्लिम लीग के सम्मेलन में। उसके ऊपर डॉक्टर जोशी है, उनके नाम पर रोड है दिल्ली में, डॉक्टर जोशी की हत्या का आरोप था। मतलब भीड़ लेकर उसने डॉक्टर जोशी के घर पे हमला किया था, और डॉक्टर जोशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका जो पूरा भीड़ का नेतृत्व कर रहा था, तो वो मुस्लिम लीग का वो पार्षद कर रहा था। उसको भारत की कोर्ट ने, तत्काल समय कोर्ट में न्याय बड़े तेजी से होते थे, भारत की कोर्ट ने उसको 3 महीने में फांसी की सजा सुना दी, लोअर कोर्ट ने, और वो जेल के अंदर बंद था, दिल्ली की जेल में। नेहरू ने 1948 में उसको रिहा कर दिया। जिसको भारत की कोर्ट ने जेल में, कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, उसको नेहरू ने रिहा कर दिया, और वो पाकिस्तान गया, और पाकिस्तान में लाहौर में उसका किसी वॉरियर की तरह वहां पर उसका सम्मान करके जुलूस निकाला गया। और बताता हूं मैं आपको, पाकिस्तान में एक रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। आप कोई भी दर्शक जो सुन रहा हो, वो इस शब्द को लिख ले, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस। आप गूगल में टाइप कीजिएगा, आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी। ये रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस जो था, ये उस समय के जो प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान पाकिस्तान के, उनको उनको सत्ता से हटाने के लिए था। और इसका नेतृत्व कर रहे थे 3 लोग, इसके मास्टरमाइंड होते थे। उसमें था एक मेजर अकबर खान, जो मेजर जनरल अकबर खान, जो चाहता था कि मैं लियाकत अली को बिठाकर पाकिस्तानी सत्ता पे काबिज हो जाऊं। दूसरे थे सज्जाद जहीर, अब मैं कौन थे आगे बताऊंगा। और तीसरे थे फैज अहमद फैज, जिनकी शेरो शायरियां चलती है ना, तख्त उछाले जाएंगे, ताज गिराए जाएंगे। इन 3 को फांसी की सजा पाकिस्तान के अंदर सुनाई गई।
ये केस 1950 के आसपास का है, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस, अगर मैं सही हूं तो। और इनको फांसी की सजा सुनाई गई, किसको? मेजर जनरल अकबर खान को। उसको तो मिलिट्री का होने का फायदा मिल गया, उसको तो कैद में डाल दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई, सज्जाद जहीर को और फैज अहमद फैज को, शायर फैज अहमद फैज को। और 1956 में जब सुहरावर्दी प्रधानमंत्री बन गया पाकिस्तान का, बूचर ऑफ बंगाल, तो उसने इनका केस 1950-51 में लड़ा था, तो उसने इन दोनों को माफ कर दिया, सज्जाद जहीर को और फैज अहमद फैज को। तो फैज अहमद फैज तो भाग गए लंदन उसके बाद जेल से छूट के, और सज्जाद जहीर का क्या हुआ आपको बताऊं मैं? सज्जाद जहीर को भारत की नागरिकता दे दी नेहरू ने। और ये सज्जाद जहीर कौन है? ये सज्जाद जहीर है राज बब्बर के ससुर साहब, द एक्टर राज बब्बर। यस। और यही सज्जाद जहीर है जिसने भारत में वो क्या कहते हैं, इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जो अवार्ड वापसी गैंग, जिसने अभी तथाकथित मॉब लिंचिंग पर जो अवार्ड वापसी गैंग जो IPWA जो वाला था, इसका संस्थापक, इसको वापस से स्थापित करने वाला भारत में कौन था? सज्जाद जहीर, जिसको पाकिस्तान में वहां की सरकार को तख्ता पलट करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस सज्जाद जहीर को नेहरू जी ने भारत में शरण दे दी। ऐसे आदमी को, कम्युनिस्ट था वो सज्जाद जहीर, कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था, पाकिस्तान के बड़े पद पर था पाकिस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी का। तो वहां पे बैन लग गया कम्युनिस्ट पार्टी में। आज भी बैन है, पाकिस्तान में नहीं बन सकती कम्युनिस्ट पार्टी। भारत में थी, वो आ गया भारत में। और ना केवल भारत में आ गया, बल्कि सोचिए कितना बड़ा खानदान। और उनका जो भतीजा है वो बाद में देश का शिक्षा मंत्री बना, नूरुल क्या नाम था उनका। तो ये इनके इतिहास है, ये इनके इतिहास है। अब इनके बेटी भी इप्टा नाम की एक नाट्य संस्था बना दी नादिर बब्बर ने। और उधर राज बब्बर कांग्रेस के टिकट पे, समाजवादी पार्टी के टिकट पे सांसद बनते रहे। और इनके ससुर साहब जो थे वो पाकिस्तान की सरकार के तख्ता पलट कर रहे थे। तो ऐसे, और फैज अहमद फैज, जिसकी पूरे शाहीन बाग में जो पूरा CA विरोधी आंदोलन चला, देश विरोधी ताकतों ने जो CA विरोधी आंदोलन चलाया था, उसमें फैज अहमद फैज की गजलें गाई जाती थी। तख्त उतारे जाएंगे, ताज गिराए जाएंगे, और ये जाने क्या क्या हम भी देखेंगे। वो एक आरजे है, जाने कौन एक आरजे है, वो इस तरह की वो भी गजलें इसकी गा रही थी। अरे भैया, फैज अहमद जो है, मैं तो इन लोगों को इतना सुनता हूँ ना, मैं इनके बारे में जानता हूँ ना, इन पे बात करना पसंद करता हूँ, तो जिक्र आ गया बोल दिया। तो ये सब गजलें गा रहे थे उसकी, उस फैज अहमद फैज। तुम्हें मालूम ही नहीं है फैज अहमद फैज है क्या? लोकतंत्र का दुश्मन, जो तख्ता पलट कर रहा था एक सरकार का। तो ये ऐसे हिपोक्रेट लोग हैं। वो भारत में घूमता रहता था फैज अहमद फैज, कोई और देश होता तो घुसते नहीं देता अपने ऐसे लोगों को। ये स्थिति है जी गायत्री जी। सर, इनकी 15 मिनट की धमकी अभी रिसेंटली फिर से आई है, और राम भद्राचार्य जो कि हिंदुओं के बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं, लोग उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, उन्होंने ये भी इस बार रिस्पॉन्ड किया है जी। देखिए, 15 मिनट की जो धमकी है ना, ये एक तो हमारी मतलब मैं बिल्कुल न्यायपालिका का सम्मान करते हुए की बात कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि कई मामलों में जब इस तरह के व्यक्ति को तमाम सबूत होने के बाद भी संदेह का लाभ देके बरी कर दिया जाता है, तो बाद में ऐसी वो हरकतें करेगी करेगा। देखिए हुआ क्या, जब 2012 के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है, हम 25 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। ये बयान जाने कितने मोबाइल कैमरा पे रिकॉर्ड हुआ, प्रॉपर वीडियो है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूं कि जिसको मोटा मोटे कांच का चश्मा भी लगा होगा ना, और कान से कम भी सुनाई देता होगा ना, तब भी वो देख दाख के पहचान जाएगा कि हाँ, अकबरुद्दीन ओवैसी है, ये बोल रहा है और इसने ये बयान दिया है। उसके बाद FSL जो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई कि ये जो व्यक्ति है अकबरुद्दीन ओवैसी, इसी की आवाज है, उसमें कोई वीडियो में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। उसके बाद भी कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी न्याय व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आज जैसे मैं आज आपको बोल रहा हूं, आप ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूं, आप मुझसे बात कर रही है, मैं अपनी बात कह रहा हूं। अब इसके अंदर मैं कोई ऐसी एक बात कहता हूं जो गलत है और उस पर मेरे ऊपर केस दर्ज होता है, तो क्या मुझे कोर्ट छोड़ देगा? क्योंकि मैं तो बोलता हुआ दिख रहा हूं ना। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी को संदेह का लाभ मिला, क्यों मिला ये मैं नहीं जानता, उसमें जाना भी नहीं चाहता। तो जब आप इतना बड़ी गलती कर कर भी आप जब कानून के शिकंजे से छूट जाते हो, पूरी न्याय व्यवस्था को धता बता देते हो, पूरी न्याय व्यवस्था की कलई आपके सामने खुल जाती है, तो आपके सामने डर खत्म हो जाता है न्याय का।
अदालतों का, पुलिस का, ये जो धाराएं लगती हैं, सबका डर आपको खत्म हो जाता है। फिर आप क्या करते हो? फिर आप 12 साल बाद जाके उन्हीं बातों को दोहराते हो। तो अब आप समझदार हो, आपको मालूम है कि अब मैं पूरा वही सेंटेंस बोलूंगा तो जाहिर तौर पर फिर से केस दर्ज हो सकता है। तो आप पूरे सिस्टम को अपने जूते के नोक पर रखने के लिए बार बार 15 मिनट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। इसके क्यों क्यों कर रहे हो आप? एक तो अपने समर्थकों को दिखा रहे हो कि देखो हम कितने ताकतवर हैं। हम 100 करोड़ हिंदुओं को धमकी देने के बाद भी, धमकी जान से मारने की धमकी, नरसंहार की धमकी थी वो, कि खत्म कर देंगे 100 करोड़। 100 करोड़ों को हम जान से मारने की धमकी देकर भी खुलेआम आज हम मंच पे खड़े हुए हैं और फिर 15 मिनट की बात कर रहे हैं। तो अपनी ताकत दिखाना, न्यायपालिका को नीचे दिखाना, संविधान को नीचे दिखाना और बाकी लोगों को भड़काना, और सबसे बड़ा हिंदुओं को चिढ़ाना। तो ना केवल अकबरुद्दीन एक महाराष्ट्र में कर रहा है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहा है। वो भी जाके 15 मिनट की बात, 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है। भाई क्या 15 मिनट बाकी है यार, चलो हटा लो, देख लेंगे, होगा जो होगा देख लेंगे। वही रामभद्राचार्य जी ने कह दिया। तो ये धमकियां देते हैं, ये इनकी फितरत जो है ना, ये समझने की जरूरत है। गायत्री जी। सर, आपको नहीं लगता कि अब जो चीजें बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि राम भद्राचार्य जैसे नहीं दिग्गज नहीं, को आके मैं इनको ये नाकामी है हमारे जुडिशियल सिस्टम की, लॉ एंड ऑर्डर की, ऑनेस्टली। नहीं, देखिए अब वो कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो कोर्ट ने के पास कुछ वजह रही होंगी, भाई संदेह का लाभ देना पड़ा। लेकिन ये हमारे पूरे सिस्टम पे सवाल है। भाई पुलिस ने जो चार्जशीट पेश की, शायद उसमें कुछ गड़बड़ रह गई, उस समय कांग्रेस की सरकारें वहां पर थी, शायद उन्होंने कुछ चार्जशीट के अंदर ऐसा कर दिया हो, कोर्ट के सामने कुछ ऐसे तथ्य रख दिए गए हो जिससे उसको निकल भागने का मौका मिल गया हो। तो लूप होल्स तो है हमारे पूरे सिस्टम में। ये तो हम देखते हैं, रोजमर्रा के जीवन में हम महसूस करते हैं कि हमारे पूरे सिस्टम में कितने लूप होल्स हैं। तो ये तो कुछ छुपी हुई बात नहीं। लेकिन जब आप इतने बड़े केसेस में, इतने बड़े व्यक्ति को, जब आप जो एक इतने बड़े मास को लीड करता है, जो जिसका बड़ा भाई सांसद है, जो खुद 5-5 6-6 बार का विधायक है, आसन भी जब अभी तेलंगाना विधानसभा बनी तो सबसे सीनियर मेंबर है वो अकबरुद्दीन ओवैसी। तो जो प्रोटेम स्पीकर का पद होता है, जो चुनाव के नतीजे आने का, जब पहली विधानसभा लगती है, जब तक नए स्पीकर का चुनाव नहीं होता, तो उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वो सभासद की उस आसंदी पर बैठता है, विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी पर। जो व्यक्ति ने इतने बेतुके और बेहाई वाले भाषण दिए, तो ये इस तरह से होता है। और जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी और जब इस तरह के आप बयान दोगे और 12 साल बाद फिर से आप किसी हिंदू समाज को छेड़ने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए फिर से वापस वो शब्दों का इस्तेमाल करोगे, तो रिएक्शन तो होगा। भाई वो संत समाज से भी रिएक्शन आएगा, वो मीडिया से भी आएगा, वो आम जनता से भी आएगा, वो गली नुक्कड़ से भी आएगा, वो कॉफी हाउस से भी आएगा। तो ये तो ये बोलते वक्त इनको सोचना चाहिए। फिर ये विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं, जो इनकी जेब में ऐसे हरे रंग का विक्टिम कार्ड रख के ये लोग घूमते हैं। भाई तुम्हारे नेता जिस तरह के बयान देते हैं, उससे तो माहौल बिगड़ेगा ही, लोग बोलेंगे। सर, माहौल बिगड़ेगा और इनको हर जगह पैठ मिलती जा रही है ना। इनके पास इतना पैसा है कि हर जगह इलेक्शन लड़ने पहुंच रहे हैं, चाहे इनके नहीं नहीं, पैसे जब देखिए ना, हुए। जब वो आप माहौल बिगड़ता है, अब देखिए इनके समर्थक कैसे चिल्लाते हैं, वो वीडियो निकाल के देख लीजिए आप। अकबरुद्दीन जब कहता अभी 15 मिनट बाकी हैं, तो जो 10-1 हजार लोग भीड़ में मौजूद है, वो 10 के 10 हजार लोग धार्मिक नारे लगाने लगते हैं। तो ये उन्माद पैदा कर रहे हो भाई, या जो ऑलरेडी उन्मादी है उनके अंदर और उन्माद भर रहे हो, यही कहना चाहिए। जी सर, और भी कोई रजाकार हैं जो इस यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, या सभी के सभी रजाकार निपट गए उसी ऑपरेशन के साथ में, नहीं नहीं, एक्सेप्ट रजाकार दो तरह के फॉर। थे ना। एक तो रजाकार मैं हैदराबाद इसलिए के पूछ थे। रही थी कि गुड मुस्लिम एंड बैड मुस्लिम ना, इसलिए मैंने कहा मैं एक बार ये नहीं क्वेश्चन नहीं भी नहीं, पूछ ये लूं। सब रजाकार जो थे हैदराबाद के, इसमें से कई तो जेल वेल में बंद कर दिए, अभी भी उनके वंशज वहीं पे हैदराबाद में रहते, कोई पाकिस्तान तो गया नहीं हैदराबाद से। वो तो सब यही विलय हो गया, चार मीनारा के आसपास रहने लग गए, वही जो हैदराबादी लैंग्वेज बोलते हैं। कई रजाकारों के वंशज उसमें से होंगे, वो तो कोई दबी छुपी बात नहीं है। और एक रजाकार और होते थे, वो थे 1971 के बांग्लादेश वाले रजाकार, जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहां पे भी रजाकारों की एक सेना थी, जो पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बंगाली हिंदुओं का नरसंहार जिसने किया था, जिसने बंगाली उन मुसलमानों को मारा था जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। जो पाकिस्तान की सेना ने नरसंहार किया 1971 का मसकैर जो है, वो पाकिस्तानी सेना अकेले ने नहीं किया, वो रजाकारों ने भी मिलकर किया, वो अलग रजाकार थे। तो भारत के बिहार से जो कुछ मुसलमान गए थे, और जो यहाँ के हिंदी भाषी मुसलमान, उर्दू भाषी मुसलमान जो बांग्लादेश गए थे, पूर्वी पाकिस्तान गए थे, वो उन लोगों ने रजाकार की सेना बना दी थी। वो भी रिटर्न कर गए, हम वो वापस सत्ता में आके बैठ गए।
उन्हीं ने शेख मुजीबुर रहमान को मारा बाद में 1974-75 में। 71 के जंग से पहले उन्होंने वहाँ के हिंदुओं को मारा, देशभक्त बंगाली मुसलमानों को मारा जो बांग्लादेश की मांग कर रहे थे। अब वो वापस सत्ता में बैठ गए, वो बैठे हुए आपके पड़ोस में, वो जिंदा वापस जीवित हो गए वो रजाकार। तो वो रजाकार तो शासन में आ गए, यहाँ वाले लेकिन रज़ाकारों में भी तो जान है बढ़िया। अगर उनको माहौल अच्छा मिल जाए तो, जैसे असदुद्दीन ओवैसी नहीं जैसे यहाँ तो लोग नहीं, हैं। यहाँ सर नहीं उठा, ना भारत में सर ना उठा पाएंगे, भारत में सर नहीं उठ पाएगा इनका, उठाएंगे तो और ये कुछ जो चल सर दिया जाए। बांग्लादेश में इनका क्या होगा, क्योंकि वहाँ के हिंदुओं के लिए बड़ी चिंता है जिस तरीके से एक होता है ना यूएन अब में वो एक तो थ्रेशोल्ड है, एक अब लिमिट है। देखिए उस पर तो अमेरिकी चुनाव के जो नतीजे आए उससे एक अच्छी खबर ये है बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, अमेरिकी चुनाव के नतीजे आए। और बुरी खबर ये है कि अभी एक वहां के जो अटॉर्नी जनरल है उसने कह दिया है कि बांग्लादेश को जो है मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया जाए और धर्मनिरपेक्ष हाँ, शब्द सेकुलर जो है सोशलिस्ट संविधान वर्ड के हटा पास, दिया हाँ वो हटा दिया जाए। तो ये सब तो हो रहा है। तो अब ये तो वही बात जो योगी जी कहते हैं, बस वही मूल मंत्र है है, बटोगे तो कि कटोगे। बस यही मूल मंत्र है। सर ये बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं बांग्लादेश के, आर वी एट एनी काइंड ऑफ अ थ्रेट फ्रॉम दैट साइड? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये ज़ॉम्बीज़ हैं, जाहिल लोग हैं, क्रूर लोग हैं, इनके इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनका ये ऊपर चेंबर खाली है। मैं जाहिर कल अभी तौर एक पर आपके वीडियो देख रही आपके आपके एक पड़ोसी देश में जिसके साथ आपकी एक लंबी चौड़ी सीमा मिलती है, वहां पर अगर ऐसी सरकार बने जो आपके खिलाफ हो, आपकी विचारधारा के खिलाफ हो, आपका जो फैब्रिक बना हुआ है भारत का उसको ही वो नष्ट करने पे जो तुले हुए हैं, ऐसे विचारधारा के लोग जब आपके पड़ोसी देश में सत्ता में बैठ जाते हैं तो एक चिंता की बात तो होती है। वो तो दुनिया में किसी भी देश में चिंता की बात होगी। भाई अमेरिका क्यों क्यूबा से परेशान रहता है कि उसके एकदम नीचे उसकी विपरीत विचारधारा का देश, कम्युनिस्ट विचारधारा का देश वहां पे शासन में आ गए। तो फिदेल कास्ट्रो से वो सालों तक अमेरिका लड़ता रहा, सीआईए उसके खिलाफ कुछ कुछ करते रहे। तो ये तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है कि जो आपके पास पास ऐसे लोग, ऐसी सरकार बन जाए जो अ, आपके हित की ना हो, तो ये तो दिक्कत होती है। अब ग्वाटेमाला में सरकार बन गई थी एक बार, तो अमेरिका के लिए बड़ी चिंता हो गई थी। तो अमेरिका जैसा देश जब घबरा जाता है, एक क्यूबा है कितना सा, मतलब हमारे भारत के कई छोटे राज्यों जितना छोटा देश है वो, लेकिन वहां पर एक सरकार बन गई क्योंकि बड़ा करीब है वो समुद्री सीमा से अमेरिका की। तो वहां पर जब एक सरकार बन गई कम्युनिस्टों की, तो अमेरिका जैसा देश को चिंता होने लगी, सुपर पावर को। तो ये तो समझने वाली बात है। जी, बिल्कुल सही सर। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा, पर रज़ाकारों पर जिस तरीके की बातें सर ने अभी बताई हैं भयानक है, डर लगता है इनके नाम से ही एक्चुअली। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से खूंखार क्रूर लोग हैं, किसी वो सर पीछे होते थे ना, देवी-देवता होते थे और राक्षस-राक्षसी होते थे। तो दे डोंट फिट इन द फर्स्ट कैटेगरी बट डेफिनिटली इन द सेकंड कैटेगरी। कुछ वैसी सी फीलिंग आती है। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सर की बुक हे राम अगर आपने अभी तक नहीं ली है, यू मस्ट गो एंड गेट होल्ड ऑफ इट। बहुत ही अच्छी बुक है। सर ने बहुत डिटेल में सर की जो हिस्ट्री पे पकड़ है, मतलब द लास्ट 48 मिनट्स में एक सेकंड इधर उधर नहीं हुआ। इट वाज कंप्लीटली एंड अब्सॉर्बिंग। उसी तरीके से सर ने बुक पे लिखी है, बहुत इजी टू रीड, वंडरफुल, एकदम फ्लो में, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के। सो गो एंड गेट अ होल्ड ऑफ इट। थैंक यू वंस अगेन सर। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ऑल्टरनेट मीडिया को डोनेट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, प्रखर सर से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।